नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी भारत की पहली महिला जासूस के बारे में है जिन्होंने देश के खातिर अपने ही पति की हत्या तक कर दी। कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी शुरुआती जिंदगी तो काफी हैरत अंगेज है ही, और उससे भी अफसोसजनक इस कहानी का अंत है। उन्होंने कभी भी सरकार की दी हुई सुख सुविधाओं को नहीं लिया, यहां तक कि उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन तक को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे भीख नहीं चाहिए, यह सब मैंने कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि अपने देश की खातिर अपना फर्ज निभाते हुए किया है। किसी पैसे या फिर किसी और उम्मीद लालच में नहीं किया। इसके बाद कि पूरी जिंदगी उन्होंने गुमनाम तरीके से बिता दी। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें। आज की कहानी शुरू होती है साल 1902 में, जब उत्तर प्रदेश के बागपत के खेखड़े में रहने वाले सेठ छज्जूमल के घर 5 मार्च 1902 को एक बेटी का जन्म होता है, और उस बेटी का नाम उन्होंने रखा नीरा आर्य। और यही नीरा आर्य बाद में भारत की पहली महिला जासूस नीरा नागिनी के नाम से मशहूर हुई। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पहली महिला जासूस कब, क्यों और कैसे बनी। तो आइए जानते हैं। सेठ छज्जूमल के एक बेटा और एक बेटी नीरा आर्य थी। सेठ छज्जूमल एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उनका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था। उनके कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोलकाता में भी फैला हुआ था। इसलिए कुछ दिन के बाद बागपत छोड़कर बीवी बच्चों सहित कोलकाता में रहने के लिए वह चले जाते हैं, और वहीं कोलकाता के एक स्कूल में नीरा का दाखिला करवा दिया जाता है। नीरा आर्य जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उनके अंदर देशभक्ति का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, और नीरा को लगता था कि यह देश तो हमारा है, यहाँ पर किसी और की हुकूमत क्यों। खैर, उस समय कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अच्छा खासा रुतबा हुआ करता था, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका मोर्चा देश भर में चल रहा था, और उन्हीं से प्रभावित होकर देश की आजादी के लिए नीरा भी उनका बखूबी साथ देना चाहती थी। हालांकि तब तक आजाद हिंद फौज का गठन हो चुका था, तो नीरा भी आजाद हिंद फौज का हिस्सा बनने के लिए नेताजी से मुलाकात करती हैं। और जब उनकी मुलाकात नेताजी से होती है तो नेताजी को भी नीरा की बातों और उनके जुनून को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और इन सब बातों के बीच में ही सेठ छज्जूमल ने नीरा का विवाह कोलकाता के रहने वाले अंग्रेज सरकार के सीआईडी अफसर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ करने का विचार बना लिया। क्योंकि उन दोनों के आपस में फैमिलियर टर्म्स थे और उस समय तक नीरा की शादी की उम्र भी हो चुकी थी, तो फिर नीरा का विवाह सीआईडी ऑफिसर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ करा दिया जाता है। लेकिन अब दो विपरीत विचारधारा और मानसिकता रखने वाले शख्स, एक अंग्रेजी हुकूमत के लिए क्रांतिकारियों और आज़ादी की मशाल जलाने वाले लोगों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का काम कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ नीरा आर्य जो कि इसके बिल्कुल विपरीत अंग्रेजी हुकूमत से नफरत करने वाली और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की मशाल जलाने वाली फौज में शामिल होना चाहती थी, आज़ादी का बिगुल बजाना चाहती थी। खैर, दोनों फिर भी साथ में रह रहे थे और गुपचुप तरीके से नीरा आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो चुकी थी। आज़ाद हिंद फौज में
एक जासूसी का उस समय पर विंग हुआ करता था, जिसके हेड थे पवित्र मोहन राय, जिनका काम था ब्रिटिश सरकार की जासूसी करवाना और उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करना। उन्होंने इसके लिए उस समय पर एक तरीका निकाला हुआ था, और वह तरीका यह था कि उन्होंने इस विंग में कुछ महिलाओं को भी रखा हुआ था, जिनको वह अंग्रेज अफसरों के घर में काम करने वाली औरतों के रूप में लगा दिया करते थे। और वह सभी जासूस गुपचुप तरीके से जासूसी करती थी, और कई बार उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज हासिल किए, जो कि आजाद हिंद फौज को बहुत ज्यादा काम आए। और इसी विंग की एक महिला जासूस थी नीरा। हालांकि इस विंग में नीरा आर्य के अलावा मानवंती आर्या, सरस्वती राजमणि, दुर्गा मल्लम, डेनियल काले जैसे तमाम लोग थे। नीरा पति श्रीकांत जयरंजन दास को इस बात की भनक लग जाती है, और वह गुपचुप तरीके से नीरा की ही जासूसी करने लगते हैं। और एक दिन जासूसी करते करते उनके पीछे पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज सरकार तो नेताजी को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थी और उन्हें जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना चाहती थी। तो जैसे ही नेताजी को श्रीकांत जयरंजन दास ने अपने सामने देखा तो उन पर गोली चला दी, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है और सौभाग्य से यह गोली नेताजी को नहीं लगती है और वह बच जाते हैं। और इसी बीच वह अपनी पिस्टल से दूसरी गोली चलाने ही जा रहे थे कि तब तक नीरा आर्य बीच में आ जाती हैं और उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। जयरंजन दास दूसरी गोली चलाने ही वाले थे कि अब नीरा के एक तरफ उनके हीरो नेताजी थे, जो देश की खातिर इतना कुछ कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके पति, जो ब्रिटिश सरकार के लिए नेताजी की जान लेना चाहते थे। और शायद उन्हें भी ये लग रहा होगा कि नीरा तो उनकी अपनी ही पत्नी है, तो वह कुछ नहीं करेगी, लेकिन यह उनकी भूल थी। तब तक नीरा ने अपना खंजर निकाला और उनके पेट में घोंप दिया। खंजर उनके पेट को चीरता हुआ पेट के दूसरी तरफ पीठ की तरफ निकल गया, और 10 से 15 मिनट के अंदर ही उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह सब देखकर नेता सुभाष चंद्र बोस काफी हैरान रह जाते हैं। उनकी जान बचाने के लिए नीरा ने अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि वह अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम कर रहे थे और नीरा ने अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए नेता सुभाष चंद्र बोस को बचाना जरूरी समझा। नीरा आर्य ने कहा, जो भी मेरे देश की आजादी के बीच में आएगा उसका यही हश्र करूंगी। और यह कहानी उस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रही। अंग्रेजों ने नीरा आर्य को ढूंढने की तमाम कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ उस समय तो नहीं लगी। और फिर नीरा आर्य ने ऐसे ही तमाम मिशन को अंजाम दिया। और फिर धीरे धीरे समय आ गया 1945 का, और फिर एक दिन अचानक से खबर आई कि नेताजी एक हवाई हादसे में नहीं रहे। खबर सुनते ही आजाद हिंद फौज के तमाम सिपाहियों का मनोबल टूट गया और वह मायूस हो जाते हैं। अभी तक यह भी कंफर्म खबर किसी सोर्स से नहीं मिल पा रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र का असल में एक हवाई हादसा हुआ है या वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। इस बारे में किसी भी तरीके की कोई खबर नहीं थी। और उस समय के देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों से बात कर आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने करा दिया, क्योंकि उस समय ऐसी खबरें भी चल रही थी कि देश किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। इसलिए उन तमाम सिपाहियों को उन नेताओं ने आत्मसमर्पण करा दिया। और फिर उन सभी पर 1945 के आखिरी से 1946 के बीच दिल्ली लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उन तमाम सिपाहियों को अंग्रेजी अदालत ने बरी कर दिया, सिवाय एक नीरा आर्य को छोड़कर।
इसकी वजह यह थी कि नीरा आर्य पर सिर्फ जासूसी करने और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करने का ही आरोप नहीं था, बल्कि उन पर अपने पति और ब्रिटिश सरकार के एक अफसर की हत्या का आरोप था, जिसके लिए उन्हें उस वक्त की सबसे बड़ी सजा हुई, जो कि काला पानी के रूप में दी जाती थी, और फिर उन्हें अंडमान की एक जेल में भेज दिया गया और उन्हें वहीं अपनी सजा काटनी पड़ी। जेल के दौरान उन्होंने जीवन के अपने तमाम किस्सों को एक किताब में लिखा, और उसी किताब का एक किस्सा जो कि काफी चर्चित है, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, आज उसे ही सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि रात का वक्त था, तकरीबन 10 बज चुके थे, मैं सोने जा रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। तो उन्होंने देखा कि एक कंबल और चादर उनकी तरफ फेंकी गई है। तो उन्होंने उसे उठाया और देखा कि जेल का एक संतरी वहीं खड़ा था, और वह उन पर तंज कसते हुए कहता है कि कहाँ गए तुम्हारे नेताजी, कहाँ है तुम्हारे नेताजी। उसने ऐसा कहा इससे, और उसने कुछ ऐसा भी कहा जिससे नीरा आर्य को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके ऊपर थूक दिया। तो संतरी ने ये बात जाकर सुबह सुबह जेलर को बताई और नीरा आर्य की शिकायत की। तो जेलर ने नीरा आर्य को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा किया, इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकता था। और फिर उसने नीरा आर्य से पूछा कि नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तो नीरा आर्य ने जवाब दिया कि सभी जानते हैं कि उनकी एक हवाई हादसे में मौत हो गई, लेकिन फिर भी जेलर कहता है कि नहीं, बताओ तुम्हें पता है कि कहाँ है नेताजी। तो फिर नीरा आर्य ने वही जवाब दिया, लेकिन बार बार जेलर वही सवाल उनसे पूछता है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, नेताजी जिंदा हैं और वह हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं, मेरे खुद के दिल में जिंदा हैं। इस बात से जेलर को इतना ज्यादा गुस्सा आया और वह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दिल निकाल कर देख लूंगा कि कहाँ हैं इसमें तुम्हारे नेताजी। और कहते हैं कि फिर उसने एक लोहार को बुलाया और उस लोहार ने गर्म लोहे से नीरा आर्य के एक स्तन को काट दिया, और फिर उन्हें ऐसे ही तमाम दर्द उस जेल में दिए गए। और फिर जब देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था, तो फिर उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया गया, और सरकार ने उन्हें पेंशन वगैरह या फिर किसी और सरकारी पद देने की बात कही, तो उन्होंने सरकार से साफ तौर पर मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि यह सब मैंने किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं किया है, या फिर किसी पैसा और किसी अन्य लालचवश नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, और जो किया है वह देश के लिए किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी थी जासूस नीरा आर्य। और फिर जाकर उसके बाद वह हैदराबाद में एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी, और एक कहते हैं कि वह एक फूल की दुकान से अपना जीवन यापन करने लगी, और वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। और फिर बाद में जब सरकार ने उस जगह को अवैध बनाकर खाली कराया, तो उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया, और उनकी सुध तक किसी ने नहीं ली। और फिर एक दिन 1998 को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, और उन्हें हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जहां पर उन्होंने 26 जुलाई 1998 को अपनी अंतिम सांस ली, और 96 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर इसकी खबर वहीं के एक लोकल पत्रकार को मिली, जिसने कई बार नीरा आर्य के बारे में अखबार में कॉलम लिखे थे। जब उसे इस बात की सूचना हुई, तो उसने अपने कई पत्रकार दोस्तों को बताया और उन्हें बुलाया, और उन सभी लोगों ने मिलकर अपने पैसों से नीरा आर्य का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि हैदराबाद में नीरा आर्य का कोई रिश्तेदार नहीं रहता था। और इस तरीके से उस जर्नलिस्ट ने देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्य का अंतिम संस्कार किया। और हैरत की बात तो यह थी, तब भी सरकार की तरफ से किसी ने किसी भी प्रकार की कोई
सुध नहीं ली, और इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो ये कहानी थी भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्य की। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर हमें बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।